नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का जो टॉपिक है यह आपके सिलेबस में मेंशन है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 का जो सिलेबस हाल ही में जारी किया गया था, उस सिलेबस में हर्षवर्धन का जो टॉपिक है दिया गया है। तो हर्षवर्धन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी तक हमने 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करवा दिया जो कि हिस्ट्री के हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा दिया है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आइए 6 टॉपिक को देख लेते हैं कौन कौन हमने अभी तक कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर यह है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 का सिलेबस है। अभी तक हमने 6 टॉपिक को कंप्लीट करा दिया। हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश में स्पेशली अशोक को हमने कवर करवाया है जो कि टॉपिक में मेंशन है आपके। उसके बाद हमने गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे जो 7वां टॉपिक है हर्षवर्धन का। इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज हर्षवर्धन को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुप्त वंश के पतन के बाद, आप यहाँ देखिए गुप्त वंश का पतन मतलब जब हो गया था, उसके पतन के बाद जो है उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था पनपने लगी थी। आप याद देखिएगा, जैसे ही गुप्त वंश समाप्त हो जाता है, गुप्त वंश के समाप्ति के बाद जो है जो उत्तर भारत का हिस्सा था उसमें जो है बहुराज्यीय व्यवस्था पनपने लगती है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। आपको याद रखना है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त जो था यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तथा गुप्त वंश की जो राजकीय भाषा थी वह थी संस्कृत। यह भी आपको याद रखना है, गुप्त वंश की जो राजकीय भाषा थी वह थी संस्कृत। तो जैसे ही गुप्त वंश का पतन हो जाता है तो उत्तर भारत में जो है बहुराज्यीय व्यवस्था आ जाती है। कन्नौज में मौखरी वंश और थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश, मगध और मालवा में गुप्तों की गौड़ शाखा और गौड़ बंगाल में शशांक राज्य का स्थापित मतलब शशांक का राज्य स्थापित होता है। जैसे ही गुप्त वंश का पतन हो जाता है, इसके पतन के बाद जो है बहुत सारे राज्य मतलब बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पे अनेक शासकों के जो हैं अनेक शासकों का अधिकार हो जाता है बहुत से राज्यों पर। जैसे आपका कन्नौज में आपका मौखरी वंश का शासन स्थापित हो जाता है। उसके बाद थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन स्थापित हो जाता है। उसके बाद वल्लभी में मैत्रक वंश का शासन स्थापित हो जाता है। मगध और मालवा में आपका गुप्तों की गौड़ शाखा का शासन स्थापित होता है। उसके बाद गौड़ जो बंगाल का एक हिस्सा था वहाँ पे शशांक का शासन स्थापित हो जाता था। ये सभी राज्य थे जो गुप्त वंश के पतन के बाद जो है कहाँ पे मतलब उदय हुए थे। तो इनका आपको याद रखना है। इनमें से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंश था वह था पुष्यभूति वंश। इसका संबंध हर्षवर्धन से था। इसी को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हर्षवर्धन कौन से वंश का शासक था, तो हर्षवर्धन जो था यह पुष्यभूति वंश का शासक था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था या पुष्यभूति था। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। आपको याद रखना है जो पुष्यभूति वंश था और इसकी स्थापना पुष्यभूति की तरह की गई थी तथा पुष्यभूति वंश का एक शासक था प्रभाकर वर्धन। इसी के द्वारा जो है इस वंश की स्वतंत्रता का मतलब प्रभाकर वर्धन को जो है पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता और प्रथम प्रभावशाली शासक माना जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ जो हर्षवर्धन था यह प्रभाकर वर्धन का पुत्र था जो आगे जाकर पुष्यभूति वंश का शासक बनता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था, तो हर्षवर्धन था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था, तो हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके बाद जो हर्षवर्धन था उसकी बहन का नाम था राजश्री तथा उसका विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था जिसकी हत्या मालव राज देवगुप्त ने कर दी थी। यानी कि हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था जिसकी हत्या मालव राज देवगुप्त के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन। आप याद देखिएगा, हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, जब इसका बदला लेने देवगुप्त
बदला लेने गया तो जो देवगुप्त था जिसने इसके भाई की हत्या की थी, इसके मतलब इसके बहन के पति की जिसने हत्या की थी, उसने जो है गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी। आप याद देखिएगा, हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, जब वह इसका बदला लेने गया तो जो देवगुप्त था उसने गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर धोखे से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 1606 ईस्वी में जो हर्षवर्धन था यह थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। आप याद देखिएगा, जो हर्षवर्धन था यह मतलब 606 हो गया, सॉरी यहाँ पे, तो 606 ईस्वी में जो हर्षवर्धन था यह थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। आप याद देखिएगा, जो हर्षवर्धन था इसको शिलादित्य भी कहा जाता है। इसके साथ जो हर्षवर्धन था इसने परम भट्टारक, क्या नाम था, मतलब इसने एक उपाधि धारण की थी। तो हर्षवर्धन ने अपने हर्षवर्धन को जो है परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी दी गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो हर्षवर्धन था इसने जो है परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी धारण की थी। तो इसे भी आपको याद रखना है, तथा हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। इसके बाद हर्ष के विषय में सूचना उसके बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। आप याद रखिएगा, एक बांसखेड़ा अभिलेख है जिससे हर्ष के बारे में हमें सूचना मिलती है। इसके अलावा उसका एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसकी रचना थी हर्षचरित, इससे भी हर्ष के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी बौद्ध यात्री आया था वेनसोंग, जिसकी पुस्तक थी सी यू की। इसकी पुस्तक से भी हर्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। हर्ष का जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसके द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिससे जो है हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में जो है एक चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग भारत आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। इस पुस्तक से जो है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से सूचना मिलती है कि उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। यानी आप याद रखिएगा, जो पुलकेशिन द्वितीय था उसका एक अभिलेख था जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें यह लिखा गया, उससे यह सूचना मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, यानी कि पराजित किया था। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं जितना आपको बताते चल रहा हूँ सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक जो आपका दिया गया है सिलेबस में, टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को हम डे बाय डे कवर कराते चल रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना मैं आपको बताते चल रहा हूँ उतना ही आपको दिमाग में रखना है, इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हर्षवर्धन का, वह है जो हर्षवर्धन था यह आरंभ में शैव मतानुयायी था, आगे चल के यह बौद्ध मतानुयायी बन गया, तथा बाद में यह महायान पंथ का महान संरक्षक भी साबित हुआ। यानी कि जो हर्षवर्धन था यह आरंभ में शैव मतानुयायी था, परंतु बाद में ये जाकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तथा इसने महायान जो पंथ था, महायान पंथ को इसने काफ़ी अधिक मात्रा में संरक्षण दिया था। यानी कि इसको महायान पंथ का महान संरक्षण भी कहा जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वेनसोंग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष पर प्रयाग में एक धर्म संसद का आयोजन करता था और वहीं सारा धन दान कर देता। यानी कि वेनसोंग जो चीनी बौद्ध यात्री इसके टाइम पीरियड में भारत आया था हर्षवर्धन के, उसका जो विवरण था सी यू की, उससे ज्ञात होता है कि जो हर्षवर्धन था वह प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धर्म संसद का आयोजन करता था, तथा उसी धर्म संसद में जो है अपना सारा धन दान कर देता था। इसके बाद जो वेनसोंग जो बौद्ध यात्री था जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था, उसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देखिएगा, जो वेनसोंग था जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है हर्षवर्धन से रिलेटेड, हर्षवर्धन जो था यह एक महान लेखक भी था। इसके 3 इंपॉर्टेंट नाटक कौन कौन से हैं? नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो इन 3 प्रसिद्ध नाटक की जो रचना है यह हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे हर्षवर्धन से रिलेटेड उसको हमने कवर करा लिया है। अब हम मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है राजपूत काल। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।